और केवल बाल ठाकरे जी ने बहुत से कश्मीरी विस्थापितों की सेवा का प्रकल्प चलाया। जम्मू में आज भी तंबू में 3 पीढ़ी से कष्ट पा रहे हैं 26 वर्षों की अवधि से कश्मीरी विस्थापित। उनके नाम पर राजनीति तो की जा रही है, लेकिन उन्हें सुविधा, सम्मान, स्नेह पूर्वक कश्मीर में बसाने की कोई योजना नहीं है। जम्मू के व्यक्ति की सहानुभूति भी कश्मीरी पंडितों के प्रति नहीं है। उसके पीछे कारण है गंधर्व के समान सुंदर दिखने वाले कश्मीरी, बहुत योग्य कश्मीरी जब विस्थापित होकर जम्मू में आए, तंबू में एक छोलदारी में 10-10 व्यक्ति को रखा गया। सर्प ने डसा, गर्मी के चपेट में आके मरते गए। पेट पालने के लिए 10,000 की नौकरी वो 1,000 रुपये महीने में करने के लिए बाध्य हुए। जम्मू के व्यक्तियों ने सोचा ये न आते हैं तो 10,000 रुपये हमको मिलते। इनके कारण इनको 1,000 रुपये में वो नौकरी मिल रही है। इसलिए जम्मू के हिंदुओं की सहानुभूति भी कश्मीरी पंडितों को प्राप्त नहीं हो सकी। लगभग 1.5 महीने पहले मैंने वक्तव्य दिया था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने मेरा नाम लिए बिना कुछ अंश उसका उद्धृत भी किया। 50 किलोमीटर का कम से कम क्षेत्र जिला स्तर का विस्थापित कश्मीरियों को सौंपा जाए। सुविधा पूर्वक, स्नेह पूर्वक, सम्मान पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक, और कश्मीर को बचाने के लिए जो अवकाश प्राप्त, विश्वास पात्र और स्वस्थ सैनिक हैं जिन्होंने कश्मीर में मोर्चा संभाला, उनको बसाया जाए। भविष्य में भी जो कश्मीर से अवकाश प्राप्त करने वाले सैनिक राष्ट्रभक्त हों, स्वस्थ हों, उनको बसाने का प्रकल्प चलाया जाए। और जिस प्रकार चंबल घाटी में 10 युग का उन्मूलन हो गया, क्योंकि चंबल घाटी में जो लोग रहते थे उन्हें डराकर, उनकी गरीबी का लाभ उठा करके डाकू लोग प्रश्रय प्राप्त करते थे। जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शासन तंत्र ने चंबल के घाटी में रहने वाले जो व्यक्ति, परिवार, उनके स्वास्थ्य का, शिक्षण का, स्वावलंबन का प्रकल्प चलाया, तो अपने आप चंबल से 10 युग कांड समाप्त प्राय हो गया। इसी प्रकार जो राष्ट्रभक्त कश्मीर की सीमा पर रहते हैं, जिनको डराकर, धमकाकर या जिनको मना करके अराजक तत्व उपद्रव करते हैं, उन्हें यदि स्वावलंबी बनाया जाए, सुबुद्ध बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, तो कश्मीर की समस्या का समाधान सुगमता पूर्वक हो सकता है। साथ ही साथ एक सुझाव हमने यह भी दिया है, आतंकवादियों के वाहन के कोई रंग विशेष नहीं होते, आतंकवादियों का बेस कोई सुनिश्चित नहीं होता, जबकि हमारे सैनिक के बेस निश्चित होते हैं, वाहन के रंग निश्चित होते हैं। वो झट से वाहन भी पकड़ में आ जाते हैं कि ये भारतीय सैनिकों के वाहन हैं। सैनिक भी पकड़ में आ जाते हैं, भून दिए जाते हैं। इसलिए सिविल बेस में कोई निश्चित रंग का वाहन ना हो, इस ढंग का प्रकल्प अगर कश्मीर में चलाया जाए तो आतंकवादियों का सुगमता पूर्वक निग्रह हो सकता है। साथ ही साथ हम एक संकेत करना उचित समझते हैं कि कश्मीर में जो शासन
जम्मू कश्मीर में जो शासन चलावे पार्टी अच्छी प्रकार परखने की आवश्यकता है कि वो भारत के प्रति आस्थान्वित है या नहीं। जम्मू कश्मीर को लेकर जब आतंकवाद चला था, सबसे पहले हमारे पूर्वाचार्य जो कि पद पर थे, उनके शिष्य के बेटे को ही निशाना बनाया गया था। मुझे अच्छी तरह पता है। वो उनको घायल किया गया, वो जीवित रह गए। उसके बाद में सबसे पहले ब्राह्मणोचित ढंग से जो जीविका अर्जित करते थे, उन्हीं को निशाना बनाया आतंकवादियों ने। वे जब मार दिए गए या भागने के लिए बाध्य हो गए, उसके बाद भारत के प्रति आस्थान्वित, स्वयं को भारतीय समझने वाले जो व्यक्ति थे, उनको मारा गया। लेख के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भारत के पक्षधर सिद्ध हुए, उनको मार दिया गया। उसके बाद जो मूक रहकर भी भारत के प्रति अपनत्व रखने वाले थे, उनको जीप में पीछे बांध करके रोड पर घसीट घसीट के मारा गया। राज्यपाल पलायन कर गए, शासन तंत्र मूक रह गया। उस परिस्थिति में कश्मीरी व्यक्ति घर छोड़कर भागने के लिए बाध्य हुए। जो स्वर्ग कहा जाता था, भूलोक का केसर, कि जहाँ बाग के बाग थे और भव्य सेब इत्यादि के बाग थे, और कश्मीरी पंडितों के यहाँ 1,000 400 वर्ष के अद्भुत दिव्य अनुपम अन्यत्र अनुपलब्ध ग्रंथागार थे, उन सब को नष्ट किया गया। कितने ही शासन उसके बाद 26 वर्षों में भारत में केंद्र में आया, प्रांत में आया। उनके नाम पर बहुत कुछ वोट मांगा गया, लेकिन किसी ने कश्मीरियों का कष्ट नहीं समझा, उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं किया। वोट बैंक की कुत्सित राजनीति ने कश्मीरियों की पूर्ण उपेक्षा की है। मैं जम्मू तक गया हूँ, राजौरी तक। चंद्र प्रकाश जयदयाल जी ने कई बार कार्यक्रम बनाया। आगे हमने जम्मू जाना छोड़ा, राजौरी जाना छोड़ा। उसका कारण क्या था? वहाँ के व्यक्ति इतने डरे भुने कि वहाँ से संकेत आया, राष्ट्र पर कुछ मत बोलिए, भगवान की कथा कहिए, हंसाइए, रुलाइए, भगवान के नाम पर कुछ ऐसी ध्वनि आई, क्योंकि आप राष्ट्र पर बोल के चले जाएंगे, कल हम भून दिए जाएंगे, आपका कुछ होगा या नहीं, आपके नाम पर हम मारे जाएंगे। फिर एक संकेत आया, बिना बोले ही हम लोग संकेत समझ जाते हैं कि भारत सरकार ये मान के चलती है कि कश्मीर नया पाकिस्तान बनेगा या पुराने पाकिस्तान में विलीन होगा। ऐसी स्थिति में अब जम्मू के व्यक्ति भी पलायन की स्थिति से कुछ धन बटोर रहे हैं। कल अगर जम्मू को छोड़कर हमें भागना पड़े तो हम कैसे किसी क्षेत्र में जाकर के जीवित रहेंगे? स्थिति यहीं तक नहीं है, अमृतसर की स्थिति है। भले ही पंजाब के व्यक्तियों को ऐसा पता न हो, चंद्र प्रकाश जयदयाल जी आदि जानते हैं। मैं पंजाब में जाता हूँ, लोगों को बैठा कैसा थोड़े सुनता हूँ, लेकिन पता मुझे लग ही जाता है। न चंद्र प्रकाश जी ये सब बताते भी हैं, ये सब नहीं, उनको भी ये सब नहीं मालूम अंदर की चीज़ें। एसपी कलेक्टर तक को अंदर की चीज़ें नहीं मालूम है। अब परिस्थिति यह हो गई है, हमने जो आकलन किया है अमृतसर का, पंजाब के अधिकांश सुबुद्ध व्यक्ति समझ रहे हैं कि पंजाब को छोड़कर आज न सही कल हमको पलायन करना ही है, भारत के किसी अन्य क्षेत्र में या कुछ विधर्मी सरीखा या विधर्मी होकर रहना है। वो भी अंदर से ये मान के चले हैं कि पंजाब भी बिल्कुल हमारे रहने योग्य, हिंदुओं के रहने योग्य नहीं रह गया है। ये पलायन का कांड कब तक चलेगा इस पर, लेकिन जो भी केंद्र में शासन तंत्र आता है उन्मत्त हो जाता है। नेहरू जी की शैली में केवल प्रशस्ति प्राप्त करने के लिए मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, विदेश तक दौड़ने के बाद नाम कमाने के चक्रव्यूह में आगे चुनाव जीतने के भावना में जुट जाता है। सचमुच में अगर देश के प्रति अपनत्व हो तो सबसे पहले विस्थापित कश्मीरियों की समस्या को दूर करने की आवश्यकता है। और हमने जब कहा था नेपाल को संभालो भारतीयों,
बहुत से संतों ने कहा भारत नहीं संभाले संभलता नेपाल को क्या संभालेगी भारत सरकार। मुझे मालूम है नेपाल को अगर हमने छोड़ दिया तो चीन नेपाल में अड्डा बना के हमको नहीं छोड़ेगा। और बिहार तो चला गया, अब नेपाल के शिकंजे में बिहार तक आ गया, भारत तक, अन्य क्षेत्रों में सब वो घुस रहे हैं। लेकिन हमारी बात सरकार तो क्या सुनती। राजगुरु जी जिनको दीक्षा भी दिलवाई इंदिरा झा जी ने, वो भी लगता नहीं कि जीवित हैं, बेहोश हो गए। माने नेपालियों ने एक भी नेपाली ने हमारा साथ नहीं दिया, जबकि नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनः उद्भाषित करने का अभियान इसी पीठ से चला था। आज जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं आदित्यनाथ योगी, वो अच्छी प्रकार इस बात को जानते हैं। मुख्यमंत्री होने के बाद उनको नेपाल से एक सभा में बुलाने का निमंत्रण आया। उन्होंने कहा पुरी के शंकराचार्य आएंगे तभी मैं आऊँगा, अन्यथा नहीं आऊँगा। इतना तो जानते हैं। लेकिन मुझे कष्ट यह है कि नेपाल में 52-54 केवल ज़िले हैं, वहाँ प्रांत तो होता नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन एक एक ज़िले में 10-10 नेता हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। एक एक के पास 10-10 व्यक्ति मुश्किल से हैं। मुझे ही श्रेय मिले, मुझे ही श्रेय मिले, श्रेय पाने के व्यामोह में कम्युनिस्ट आदि वहाँ पर शासन कर रहे हैं। मतलब हिंदू ही हिंदुओं के घातक नाम कमाने के नाम पर हो जाते हैं। अब नेपाल की दुर्गति वो भारत को ही भोगनी पड़ेगी। तो बहुत परिस्थिति खराब है। कश्मीर के बारे में हमने कुछ सांकेतिक, अश्विनी कुमार आदि कश्मीरी पंडितों से मैंने संपर्क स्थापित किया, रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य सामने आए। कश्मीरी पलायन किए हुए कश्मीरियों के जो व्यक्ति हैं वे ही गुप्तचर बना दिए गए हैं कश्मीरी पंडितों के उत्कर्ष में अवरोध डालने के लिए। सरकार ने उनमें ही ऐसी फूट डाल दी है कि आपस में लड़ करके गुप्तचरी कांड में मर जाएं। इसका अर्थात सरकार जो देखती है कि इनमें से नेता कौन होने योग्य है, कश्मीरियों के आंसू पोंछने के लिए नेता होने योग्य कौन है, जो नेता होने योग्य है उसको फोड़ लो, लोभ दो, भय दो, आँख में पट्टी डाल दो, शिकंजे। इसलिए अब मैंने फिर कश्मीरी पंडितों पर हाथ रखना छोड़ दिया, इसलिए कि मैंने देख लिया ये तो फूट के चक्रव्यूह में आ गए। शासन तंत्र ने इनके आंसू पोंछने के नाम पर इनको ही इनके घात में लगा दिया। तो बहुत दुर्नीति शासन तंत्र की रही है। केंद्रीय शासन तंत्र अगर सोच समझकर सहृदयता का परिचय दे तो कश्मीर की रक्षा हो सकती है। हर हर महादेव। अब श्री मनोज